आतंकवादी बोल दीजिए। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। पिछले हफ्ते ये देश है हमारा में हमने चर्चा करी थी कि कैसे भारत महान है और कैसे भारत को महान बनना चाहिए, जिसमें वीर सावरकर की भी बात थी, राणा प्रताप की भी बात थी, जिसमें देशभक्ति की भी बात थी, जिसमें कारगिल युद्ध की भी बात थी, जिसमें विक्रम बत्रा की भी बात थी, जिसमें सौरभ कालिया की भी बात थी, जिसमें देश के हर देशभक्त की बात थी। लेकिन बीते एक हफ्ते में तालिबान में जो कुछ हो रहा है वो हमारे समक्ष है। जिस तरह से औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ घटनाक्रम वहां पर हो रहा है, उससे आपका भी दिल व्यथित है, मेरा अपना दिल भी व्यथित है, बहुत दुखी है, इंसानियत शर्मसार हो रही है। लेकिन हमारे देश में कुछ एजेंडेबाज ऐसे हैं, तालिबानी प्रेमी गैंग इन्हें मैं कहता हूं, वो तालिबान की आड़ में भारत पे सवाल खड़ा कर देते हैं और वो भारत का मुकाबला तालिबान से कर देते हैं। तो आज ये देश है हमारा में हम उसकी भी बात करेंगे और कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने तो इसको चुनाव से भी जोड़ दिया है, हम उसकी भी बात करेंगे। तालिबान पर देसी घमासान से पहले जरा वो तस्वीर देख लीजिए जिस पर पूरी दुनिया के आंसू छलक गए हैं। यह अफगानिस्तान के वो बेबस माँ बाप हैं जो अपने जिगर के टुकड़ों को ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों को सौंप रहे हैं ताकि तालिबान के कहर से ये मासूम महफूज रहें। ये माँ बाप इतने मजबूर हैं कि सैनिकों और अपने बीच कटीली तारों की भी ये परवाह नहीं कर रहे। ये तस्वीरें देखकर उन लोगों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए जो तालिबानी आतंकियों को शांति का दूत साबित करने में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच एक और सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है, तालिबान की टाइमिंग गजब की है, 2022 तक यही चलेगा। 2019 में बालाकोट चला और अब 2022 में तालिबान चलेगा और खूब चलेगा। तालिबान जितना अफगानिस्तान में नहीं चलेगा उतना हिंदुस्तान में चलेगा, और जब तालिबान चलेगा तो फिर हिंदुस्तान भी चलेगा। देश राष्ट्र और धर्म की ज्वाला में धधक रहा है और इसका ऑटोमेटिकली फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है, हमेशा उठाती रही है। गजब का कनेक्शन निकाला है। घटना है अफगानिस्तान की और उसकी टाइमिंग का लिंक निकाला जा रहा है भारत में। अब जरा असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लीजिए। आपको मालूम हमारे मुल्क में 4 करोड़ 60 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं। 9 में से एक फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है, इनको वहां की फिक्र है इनको। अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा, महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां कहीं हो रहा, वहां पे हो रहा। बड़ी मोहब्बत हो गई आपको, क्यों दिखा रहे मालूम आपको? बेटर टू सेंड ओवेस टू अफगानिस्तान टू प्रोटेक्ट देयर वुमेन एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी। उधर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बताने के बाद उनके बेटे भी अफगानिस्तान फतह के लिए तालिबान को मुबारकबाद दे रहे हैं। उन्होंने आकर अटैक किया और अफगानिस्तान से मतलब तालिबान से उनसे लड़ने गए नहीं, तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है। और तो इसलिए
हम जो हैं तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। इस बीच पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और बड़ा संदेश दिया है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। लेकिन बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान की घटना को 2022 से जोड़ने का है और सवाल है कि क्या हर बात को चुनावी रंग देना जायज है? लव जिहाद के खिलाफ कानून बने, धर्मांतरण गैंग पर शिकंजा कसे या फिर यूपी में आतंकियों के खिलाफ एटीएस का एक्शन हो, इन सभी बातों को चुनाव से क्यों जोड़ दिया जाता है? और तालिबानी लड़ाके क्या भारत में चुनाव की टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का। सियासत में तालिबान कार्ड का विश्लेषण सुनिए। आतंकी अपनी क्रूरता दिखाने के लिए चुनाव का इंतजार नहीं करते। बालाकोट में जब स्थिति हुई थी तब भी उसे चुनाव से जोड़ा गया था, और अब तालिबान में जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, भारत की चुनाव प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है, एक आतंकी संगठन वहां पे कब्जा करके बैठ गया है, उसको आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने सीधा सीधा 2022 के चुनाव से जोड़ दिया है। पुलवामा हमले में भी कई नेताओं ने चुनावी एंगल को खोजा था। भारत में चुनाव की टाइमिंग आतंकियों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है, यह मैं बात कहना चाहता हूं। आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे को सियासी फायदा खोजना बेहद गलत है। भारत में होने वाले चुनाव से तालिबान का क्या लेना देना है, यह सवाल मैं आखिर में पूछता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये पूरा बयान दिया है, जिन्होंने ये ट्वीट किया है। आरएन सिंह मेरे साथ है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ शादाब चौहान है मेरे साथ, नेता पीस पार्टी के, शांति की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में ये भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शोएब जमाई हैं अध्यक्ष IMF के, उनका भी स्वागत है। मैं तमाम मेहमानों से पर जाने से पहले RSN सिंह आपसे 30 सेकंड में एक बात पूछना चाहता हूं। तालिबान का और भारत के चुनाव का कोई संबंध आपको दूर से पास से दिखाई देता है? फिर मैं आचार्य जी के पास चलूंगा। जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जरूर दिखाई दे रहा है। जो नहीं, एक संबंध तो जरूर दिखाई दे रहा है कि जो लोग आपके यहाँ जो पैनलिस्ट आ रहे हैं एक विशेष वर्ग के, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अफगानिस्तान में वो तो चुनाव लड़ने वाले हैं, और जब खुल के समर्थन कर रहे हैं तालिबान के तौर तरीके का, उसके इन्वेजन का, जब गजवाए हिंद का, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो केटर कर रहे हैं। तो आप इसको उल्टी नजर से देखिए ना। इनकी दुकान तो नहीं तालिबानी सोच से ही चल रही है ना जी। तो ये हर वोटर को ये तालिबानी चश्मे से देखते हैं। ये तो निजाम मुस्तफा के चश्मे से देखते हैं, गजवाए हिंद के चश्मे से देखते हैं। तो तभी तो तालिबान के ये समर्थक है ना, तो किसको केटर कर रहे हैं? और देखिए साहब, ये थोड़े मोड़े लोग नहीं है ये ना। ये अगर किसी ने ऐसा कहा तो कृपया मेरे को मत डिबेट में। थोड़े मोड़े लोग नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक दैट। मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक दैट। ये बहकावा, ये बहलावा, ये भूल जाएं। Handful of people, they know, but you can't paint everybody with the same brush. Nonsense. Please don't waste my time. ये थोड़े लोग नहीं है, ये पूरी इनकी सोच है। और अभी आप देखिएगा आपके डिबेट में जो लोग आए हैं उनका ध्यान दीजिएगा उनके लफ्जों पे। और ये जो आचार्य जी जो हैं, यार कुछ क्या इन पर टिप्पणी करूं मैं? ठीक है, आप टिप्पणी ना करिए। मैं आचार्य जी का मैं रुख कर लेता हूं। आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि 2022 के चुनाव से आपने सीधे तौर पर जोड़ दिया, और आपने एक न्यूज़ 18 को एक साक्षात्कार भी दिया, एक इंटरव्यू भी दिया, जिसमें आपने ये बोला, देखिए बालाकोट का फायदा बीजेपी को हुआ था, इसका फायदा भी हो जाएगा। आपका कहने का क्या मतलब है? मुल्ला बिरादर को बीजेपी ने बोला है कि वो तालिबान पे, अफगानिस्तान पे जाके कब्जा कर ले? मुझे बताइए।
देखिए अमीश देवगन जी, एक तो आरएसएन जी देशभक्त इंसान है, वो बहुत ही जज्बात में बात कर रहे थे। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने मेरे ऊपर कोई टिप्पणी भी शायद नहीं की, लेकिन फिर भी टिप्पणी कर दी। मगर मैं राष्ट्रभक्तों का सम्मान करता हूं, उन्हें नमन करता हूं, उनसे स्नेह करता हूं। उनके मन में जो पीड़ा है, जो आक्रोश है, वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तालिबान की जो छवि है पूरी दुनिया में, वो एक आतंकवादी संगठन की है, एक फैनेटिक कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन की है। तो तालिबान का समर्थन न किया जा सकता है और न कोई उसे को शरीफ इंसान या कोई अच्छा देशभक्त व्यक्ति या किसी भी देश का अमन पसंद नेता तालिबान का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रूअल्टी का, क्रूरता का, कट्टरपंथी संगठनों का और आतंकवादियों का समर्थन कभी भी नहीं करना चाहिए और ना कोई करेगा। जहां तक सवाल है आप मेरे ट्वीट का जो प्रश्न उठा रहे हैं, तो मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैंने तो संबित पात्रा जी यहां बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। इन्हें तो खुश होना चाहिए कि भाई अब अफगानिस्तान में तालिबान आया है। तो तालिबान अफगानिस्तान में आया, लेकिन अफगानिस्तान के उस तालिबान का भूत भारत में आ गया है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि पिछले 4-5 दिन से कोई खबर तो है नहीं, सिर्फ तालिबान है। तो मैं तो कहना चाहता हूं, शोले फिल्म में एक डायलॉग था कि सो जा बच्चे नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो अब उत्तर प्रदेश में यही कहेगी ना कि भाई पर 2022 का जिक्र तो आपने किया है, तालिबान आ जाएगा। यूपी का 2022 का जिक्र तो आपने किया है, संबित पात्रा ने नहीं किया है। तो संबित पात्रा से सवाल पूछते, 2022 का जिक्र तो आपने किया है। देखिए अमीश देवगन जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। तालिबान का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन तालिबान पे सियासत की जा सकती है और सियासत हो रही है। अब सियासत कैसे शुरू हुई है भाई? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में बोला कि कुछ लोग हैं जो तालिबान का समर्थन करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जो लोग तालिबान का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी बात है, सियासत शुरू तब होती है जब देश के कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता तालिबान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं ये समझने की कोशिश, आप एक मिनट और इंतजार कर लीजिए। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तालिबान का मुद्दा आने से बीजेपी को फायदा क्यों हो जाएगा? आपने ऐसा क्यों मान लिया? मैं आपकी राजनीतिक समझ को समझने की कोशिश। हाँ, ये बात ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं। जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वो तो हमारे देश की सेना ने की, हम सैल्यूट करते हैं। हम सेना का सम्मान हम ही नहीं करते, इस देश का बच्चा बच्चा करता। पूरी दुनिया में हमारी सेना पर गर्व किया जाता, हमें गर्व है। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट किया, लेकिन कुछ पॉलिटिकल नेताओं के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने ये संदेह किया कि साहब ये इसका सबूत क्या है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सरकार बताए। तो सरकार बताने की बजाय सरकार ने उन सब नेताओं को देशद्रोही सिद्ध करना शुरू कर दिया। अरे तो वो सबूत मांग रहे थे, वो भारत की सेना से सबूत मांग रहे थे कि सबूत लाइए। मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू तो आप कह रहे थे कि चील कौवे मार के आए हैं, जिनको अध्यक्ष बना दिया आपने पंजाब का। नहीं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह सेना के साथ खड़े थे उनको साइडलाइन कर दिया है। हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, नहीं, ये सत्य है सर। पार्टी में है, आप उस समय की बाइट्स उतार के देखिए, यही सरदार नवजोत सिंह सिद्धू सवाल खड़ा करते थे बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के ऊपर। कितने दरख्त गिराए हैं, कितनी दीवारें तोड़ी हैं, यही एग्जैक्टली बोलते थे ना वो। कितने चील कौवे मार के आए हैं। अमीश देवगन जी, मैं आपसे विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता, कोई भी नहीं, कांग्रेस के सिद्धू, घटना पर संदेह व्यक्त करता है, मुझे पूरा कर लेने दीजिए बात। अगर संदेह व्यक्त करता है तो संदेह व्यक्त करने का मतलब यह नहीं है कि हम देश की सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने तो संदेह व्यक्त नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उस नेता को देशद्रोही कहने का आचार्य जी, मैंने आपको काफी वक्त दिया। संबित पात्रा जी, मैंने ये कहा, नहीं, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिएगा, फिर संबित जी से अनुमति लेकर 10 सेकंड दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब जब राष्ट्र और धर्म की बात आती है तो इस देश के अंदर कुछ नेता सवाल उठाते हैं। जैसे ही सवाल उठाते हैं तैसे ही संबित पात्रा जी और इनकी पूरी पार्टी उनको देश से लड़ा देती है। तो मैंने ये कहा है कि जब तालिबान आएगा
और तालिबान घूमेगा, तालिबान उठेगा, तालिबान लड़ेगा तो फिर हिंदुस्तान भी लड़ेगा। और जैसे ही हिंदुस्तान लड़ेगा तो संबित पात्रा जी चिल्ला चिल्ला के कहेंगे देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी तालिबान के साथ है और हिंदुस्तान के साथ हम हैं, तो हिंदुस्तान जीतेगा। तो जब हिंदुस्तान जीतेगा उसका फायदा मिलेगा। तो मैंने ये कहा। तो मतलब आपने बीजेपी को हिंदुस्तान मान लिया है। ओके संबित पात्रा। देखिए मैंने नहीं मान लिया, ये कहेंगे और अमीश देवगन जी ये कहेंगे। चलिए अब मैं बोल लूं। धन्यवाद। आप संबित जी बोलें। अमीश जी हमले करें। मैं इसको जरा बहुत अच्छे तरीके से बहुत साधारण शब्दों में समझा देता। अब देखिए ये कांग्रेस पार्टी इतनी क्यों डरी हुई है? अफगानिस्तान में घटना चक्र हो रहा है, महिलाओं का कत्लेआम अफगानिस्तान में हो रहा है, बच्चों का कत्लेआम अफगानिस्तान में हो रहा है, दिल दहल रहा है पूरे विश्व का, मगर कांग्रेस पार्टी को चुनाव का क्यों पड़ा हुआ है? मैं बताता हूं कांग्रेस पार्टी और ये सपा बसपा ये सब क्यों डरे हुए हैं चुनावी दृष्टिकोण से। उस भूत का, उस जिन्न का नाम है तुष्टीकरण। आप बताइए जरा, ये कांग्रेस पार्टी ओसामा बिन लादेन जैसे कुख्यात आतंकवादी को ओसामा जी क्यों कहती थी? ये क्या कोई टंग स्लिप होता था बार बार? ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह के, हाफिज सईद को हाफिज जी कह के ये सोचते थे कि एक बहुत बड़ा चंक है हिंदुस्तान में जिसको खुश किया जा सकता है। रोहिंग्या मुसलमान के ऊपर आतंकवादी हमले या जो भी हमले हो रहे थे वो म्यांमार में हो रहे थे, हमारे देश में कुछ नहीं हो रहे। मगर आजाद मैदान में 2 लाख लोगों का इकट्ठा होना, उनके लिए हिंदुस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराना, जबकि ये सब कुछ म्यांमार में हो रहा था। कांग्रेस का उनके साथ खड़ा हो जाना, रोहिंग्यान हाय रोहिंग्यान के नारे लगाना, ये क्यों हो रहा था? ये CAA में अब ये कांग्रेस पार्टी कह रही है आप सिख भाइयों को अफगानिस्तान से लाओ, उनको हिंदुस्तान में बसाओ। जब CAA लाया गया था तो यही कांग्रेस पार्टी विरोध में थी। क्यों थी? क्योंकि तुष्टीकरण करना था। इनको लगता है हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको इस प्रकार से तुष्टीकरण किया जा सकता है, और तालिबान के खिलाफ अगर ये लोग कह देंगे तो ये बड़ा वर्ग नाराज हो जाएगा। इसलिए ये जो दृश्य आप लोग टीवी में दिखा रहे हैं ये तो बड़ी बर्बर है। ये जो बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं, कोई भी जो भी व्यक्ति साउंड माइंड में होगा वो इसके पक्ष में तो कह ही नहीं सकता है, चाहे कितनी भी वो स्वरा भास्कर टाइप्स हो। मगर स्वरा भास्कर को भी 5 बार तो सोचना पड़ेगा। फिर वो बोलेगी कि देखो जी ये हिंदू टेरर, ये बड़ा फैशनेबल है। मतलब हाथ में वाइन का ग्लास लेके बीच में लेट करके ये बोलेंगे अच्छा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये हिंदू टेरर भी तो वही है। थोड़ा सा वाइन बीच में पी लेंगे, बोलेंगे हाँ थोड़ा वाइन पी लेती हूं, हाँ ये हिंदू टेरर, इसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब ये इनकी हिपोक्रेसी इतनी गंदी है, इनकी डबल स्पीक इतनी गंदी है कि खुद ये अपने डबल स्पीक से डरते हैं जी। ये जो आचार्य जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवाद, ये अपने ही डबल स्पीक से डरे हुए हैं कि अब हम क्या करेंगे, तालिबान के खिलाफ कैसे बोलेंगे। अब तालिबान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे, और तालिबान के खिलाफ बोल देंगे तो मुसलमान वोट नहीं देंगे, तो हम करें भी तो क्या करें। मतलब ये दुविधा में पड़े हुए हैं। तालिबान के खिलाफ बोले या नहीं बोले, बोले तो मरे ना बोले तो मरे। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था ना, हाँ हम तो मुसलमानों की पार्टी हैं, अब क्या करिए। मतलब राहुल गांधी क्या करेंगे बोली। मतलब ये अमीश देवगन ने राहुल गांधी को दोनों तरफ से फंसा दिया है। मतलब ये मीडिया ने, ये तभी सभी अभी पवन खेड़ा मेरे साथ थे किसी चैनल में, वो चिल्ला चिल्ला कर भाषण दे रहे थे कि ये मीडिया वाले बहुत बदमाश है, ये क्यों सुबह शाम तालिबान को दिखा रहे हैं। इस अपीजमेंट की राजनीति के कारण आप आज तालिबान के साथ खड़े नजर आते हैं। आपको डर लग रहा है कि कहीं हम चुनाव ना हार जाएं। आपको क्या लगता है आचार्य जी, मोदी जी ने कराया है ये? और आचार्य जी मैं आपको आज आपका तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि कम से कम आप चिल्लाकर डिबेट नहीं करते हैं। मगर इस देश की राजनेताओं की मैं हालत बता रहा हूं। यहां पर गाने गाए जाते हैं, कैसे गाने में बताता हूं। नबी के बिन नजारों को नजारा हो नहीं सकता, मुझे अपना कहो चाहे मुझे गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। ये तो लोग चुनावी भाषण में कहते हैं, ये तो अपीज करने के लिए कहा जाता है। आचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं, मगर ये जो राजनीति हो रही है ये उचित नहीं। देखिए संबित पात्रा जी ने बड़े तीखे हमले किए, लेकिन बड़ी सहजता से किए, बड़ी सादगी के साथ किए, जहर में बुझे हुए तीर चलाए। मैं कहना चाहता हूं, साफ कह देना चाहता हूं अमीश देवगन जी आपके राष्ट्रीय चैनल पर, कि तालिबान का या किसी भी आतंकवादी संगठन का ना तो मैं समर्थन करता हूं और ना कर सकता हूं, ना कांग्रेस ने कभी आतंकवादियों का समर्थन किया है, चाहे वो आतंकवाद धर्म के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो या सियासत के नाम पे हो। दूसरी बात, संबित पात्रा जी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ने की कोशिश मत करिएगा,
हिंदुस्तान के मुसलमान ने तालिबान का समर्थन नहीं किया, लेकिन आप तो चाहते हैं कि कुछ मुसलमान नेता तालिबान का समर्थन करें। जैसे ही वो समर्थन करेंगे तैसे ही आपको मौका मिलेगा हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ने का। हाँ, वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। कुछ लोग हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं अमीश देवगन जी कि जो मुस्लिम लीडर या जो समाजवादी पार्टी के नेता तालिबान का समर्थन कर रहे हैं वो कभी अफगानिस्तान नहीं गए होंगे, ना उन्होंने कभी मुल्ला बरादर से मुलाकात की होगी, ना उन्होंने मुल्ला उमर देखा होगा, लेकिन वो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और यहीं से सियासत शुरू हो रही है। यही मैं कह रहा हूं। और तो आपको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप परेशानी में क्या है? आपको क्यों लग रहा है कि 2022 में बीजेपी जीत जाएगी अगर यही सब कुछ चलता रहा? आप क्यों हार जाएंगे? मुकाबला तो बराबर का होगा। क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा कमजोर चेहरा है? बहुत अच्छा सवाल, बड़ा 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। जी जी, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। जब कोई भी मुद्दा देश, धर्म, राष्ट्र से लड़ता है तो मुद्दा हार जाता है। और अमीश देवगन जी, मैं आपसे कह रहा हूं, महंगाई फुर, वैक्सीन का प्रॉब्लम फुर, कोरोना फुर, किसान प्रॉब्लम सब खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, अब तालिबान चल रहा है और 5 दिन से आप भी तालिबान चला रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके चैनल का एजेंडा ये डिसाइड बीजेपी कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये आरोप नहीं लगाना चाहूंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं आपका चैनल का एजेंडा डिसाइड करना चाहता हूं। आपका चैनल स्वतंत्र चैनल है, बड़ा चैनल है, लेकिन जो हो रहा है उस पर टिप्पणी करना तो मेरा अधिकार है भाई, डेमोक्रेटिक राइट है। मैं अगर ये कह रहा हूं कि 5 दिन से तालिबान चल रहा है, तालिबान हिंदुस्तान नहीं आया। आपको 50 दिन तक किसान चलता हुआ नहीं दिखा? आपको 50 दिन तक किसान चलता हुआ नहीं दिखा? आपको सीए चलता हुआ नहीं दिखा, लेकिन आपको तालिबान से डर लग रहा है, तालिबान की बात होने से डर लग रहा है। और 100 दिनों तक या उससे भी ज्यादा दिनों तक शाहीन बाग चला, वो आपको चलता हुआ नहीं दिखा, लेकिन आपको तालिबान से डर लग रहा है। संबित पात्रा। नहीं, अमीश देवगन जी, मैं शाहीन बाग चला, अमीश देवगन जी शाहीन बाग चला, वो भी हमने देखा। आपने किसान आंदोलन चलाया, वो भी हमने देखा, लेकिन अब तालिबान चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, संबित जवाब थे। हम चाहते हैं देश के लिए नहीं, संबित जी जवाब दें, देश के लिए। अच्छा, आचार्य जी, अब संबित को सुन लीजिए। संबित पात्रा, आपकी मन की हो रही है बेसिकली। आचार्य प्रमोद कृष्णम इधर उधर की बात घुमा फिरा के ये कहना चाह रहे हैं, आपके मन की हो रही है। मैं तो साफ कह रहा हूं, आश्चर्य लग रहा है अमीश भाई। अब मैं बोल लूं प्रभु, एक तो मैं बधाई भी दे रहे हैं तालिबान का, हमें बताइए। धन्यवाद 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 आपको बधाई। देखिए अमीश भाई, मुझे आश्चर्य हो रहा है अमीश भाई। आप देखिए, इन लोगों ने तय कर लिया है कि ये चुनाव हार गए हैं, क्योंकि तालिबान वहां पकड़ी गई है, तालिबान वहां किस तरह से उसका नकाब उतर रहा है, तो ये इन्होंने हमें बधाई दे दिया कि चलो तुम चुनाव जीत गए, हम हार गए, आपको बधाई हो। आप सोचिए जरा, ये बहुत भयंकर सोच है अमीश भाई। अमीश भाई, किसी देश में तालिबान का हुकूमत, तो आपने भी बधाई। एक सेकंड, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूं आचार्य, और आप बहुत आप वयस्क भी हैं और आप जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं। मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप अपना विषय बोल लीजिएगा। देखिए, मैं एक बात तो देख रहा हूं, तालिबान के प्रवक्ता से ज्यादा विचलित आप लोग नजर आ रहे हैं। क्यों इतने विचलित है? ये आप थोड़ी कर रहे हैं। आप लोग इतने विचलित क्यों हैं? आराम से बोलिए, घबराइए मत, हम आपके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपने आरंभ किया ये कह कि संबित जी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से मत जोड़िए। कहां जोड़ा? बीजेपी ने किसी भी मंच पे कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान इज इक्वल टू तालिबान? किसी एक व्यक्ति को जोड़ा? बिल्कुल नहीं जोड़ा। जोड़ा आप लोगों ने। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान से खुश होता है, ओसामा से खुश होता है, ये आप लोगों ने पद्धति शुरू की। अपमान आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों का किया। ओसामा बिन लाडेन जी कहकर आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों का अपमान किया। ये जो हफीज सईद था, आपको याद है उसने एक इंटरव्यू में क्या कहा? देयर आर गुड पीपल इन इंडिया लाइक द कांग्रेस पार्टी, और एक जर्नलिस्ट का नाम भी लिया। क्यों कहा हफीज सईद में कि गुड पीपल हैं कांग्रेस के रूप में? क्योंकि आप लोग उनके एजेंडे में खेलना शुरू कर देते हो। ये हमने बर्क साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी के, मोदी जी ने कहा था उनको ये बयान देने के लिए। नोमानी जी जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य है, उनको मोदी जी ने कहा था। यहां 2 बैठे हुए हैं आपके पैनलिस्ट, सभी बोलेंगे, वो चादर उड़ाने जाने वाले थे और वहां अफगानिस्तान में तालिबानियों से मिलने के लिए, उनको बधाई देने के लिए यहां बैठे हैं पीस पार्टी वाले। इनको मोदी जी ने कहा था, शादाब चौहान को। और तो और आप बताइए, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे मोदी जी ने कहा था ये तालिबानियों के कि अभी शुरू कर दो, 22 का चुनाव आने वाले हो। थोड़ा तो शर्म करना हम लोगों को आना चाहिए। ये क्या है? ये तो बेशर्म की तरह हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको फायदा हो गया, बधाई हो। काहे बात की बधाई? शोएब जमाई इंतजार कर रहे हैं। शोएब जी, मैं आपका रुख करता हूं। शोएब जमाई, क्या आपको लगता है कि तालिबान
जिस तरह का क्रूरता का शासन वहां दिखा रहा है औरतों के साथ, बच्चों के साथ, और उसको भारत के चुनाव के साथ जोड़ना क्या जायज है? और आपको भी शर्मिंदगी हो रही है जो तालिबान कर रहा है? सवाल देखिए अमीश भाई, सवाल सबसे अहम ये है कि जो भारत के मुसलमानों से इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कई बार कुछ पैनलिस्टों ने की, और पिछले लगातार 2-3 दिनों से ये लगातार सवाल पूछा जा रहा है किसी भी पैनलिस्ट से जो मुस्लिम वक्ता हो कि भैया तुम्हारा स्टैंड क्या है तालिबान पे। कांग्रेस पे पूछ रहे तुम्हारा स्टैंड क्या है, तो क्या हमारे स्टैंड ज़्यादा महत्वपूर्ण है या मोदी जी का स्टैंड ज़्यादा महत्वपूर्ण हो? मुझे ये बता दीजिए क्या मोदी जी का स्टैंड अब तक तालिबान पे क्या है? कोई स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं आए कंडेमनेशन पे? मोदी जी कंडेम करके कह दें कि व्हाट तालिबान इज डूइंग इज वेरी हॉरिबल थिंग और हमें तालिबान तो आप मोदी जी को फॉलो करते हैं, ये क्यों नहीं क्लैरिटी आ जाए? मोदी जी को फॉलो करते हैं। शायद आपने जयशंकर का स्टेटमेंट सुना नहीं है, जो उन्होंने यूएन में बोला है स्टेटमेंट, वो आपने सुना नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो आज जो शुक्रवार के कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर में आतंकवाद पर बोला है कि हो सकता है आतंकवाद के जरिए आप टेम्परेरी आ जाए लेकिन लंबे अरसे तक इंसानियत को मार नहीं सकते, वो सुना नहीं है आपने। ये बताइए, लेकिन हम नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। दोहा में मिलने गए कि नहीं गए, ये बात मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, अखबार में छापा कि आपका क्या मत है? रशिया में सरकार का मत स्पष्ट है तालिबान के ऊपर, आपका मत क्या है? मोदी जी आपका मत क्या है? सॉफ्ट क्यों है तालिबान पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए तो इल्जाम लगा रहा हूं कि मोदी जी इतना जो नरम पड़े हैं तालिबानियों पे, क्या यहां से कोई खुसुर फुसुर, कोई इलू इलू चल रहा है? जानम मेरी जिंदगी में धीरे धीरे तुम आना, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? ये बताइए। अगर ऐसा चल रहा है तो इसलिए मैं सरकार पे इल्जाम लगाता हूं। हमारा स्टैंड क्या सड़क पे सबसे पूछते फिरेंगे कि तुम्हारा भैया स्टैंड क्या है, तुम्हारा क्या स्टैंड? सरकार ने मुझे लगता है अपना स्टैंड क्लियर कर दिया स्पष्ट रूप से। जो विदेश मंत्री ने बोला है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है, वो भारत का स्टैंड होता है। 10 सेकंड में एक बात, आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का स्टैंड अप सुनना ही नहीं चाह रहे। पूछ के क्लियर कर वो तो यहां तक कह रहे हैं कि तालिबान को जो देश मदद कर रहे हैं उनका इशारा चाइना और पाकिस्तान पर है, उनको भी रोकना चाहिए। सिर्फ तालिबान को नहीं रोकना चाहिए, उन मुल्कों को भी रोकना चाहिए। अमीश भाई मेरा नहीं, आपने विदेश मंत्री का बयान नहीं सुना। हमारे पॉइंट ये है, उनसे दोहा में मिलने, ठीक है, आरएसएन सिंह वांट्स टू रिवर्ट ऑन दिस। क्यों बात कर रही थी अगर वो आतंकवादी है? ओके, आरएसएन बस पूछ करके जो सरकार का आरएसएन जो सरकार का स्टैंड है वो इनका स्टैंड होगा, लेकिन अपने मुंह से आपने तालिबान के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उस बच्चे की तस्वीर देखकर भी आपका हृदय पिघला नहीं? शोएब जवाई, आरएसएन देखिए, हमारे यहाँ हाथरस में कांड हुआ तो हमारा दिल पिघल गया। उस कानपुर की बच्ची का दिल हाथरस का मुकाबला तालिबान से कर रहे हैं जी? संबित पात्रा जी का नहीं, क्या करते? यही तो दिक्कत है आप लोगों की। कह रहा हूं कि उस आप हाथरस का मुकाबला तालिबान से कर रहे हैं। करके मुझे पिघल गया था जब वो अपने बाप के साथ जो है रो रही थी और उसको जबरन गुंडे जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, तब मेरा दिल पिघला। जय श्री राम वाले तो गुंडे हैं और ये तालिबानी तो हीरो है। जल रही है तो मेरा तालिबानी तो हीरो है। हाथरस में बच्ची का रेप हुआ तो मेरा दिल पिघल रहा है सर। ठीक है, आरएसएन सिंह काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संबित पात्रा जी कुछ कहना चाहते हैं? संबित पात्रा वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू दिस। आरएसएन फर्स्ट यू। हाँ, नहीं, मैं देखिए एक सुरक्षा विशेषज्ञ के हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कहा कि आप ये बार बार ये तालिबान एक नई फिज़ा में ये एक नया एक नैरेटिव, एक एजेंडा छाया हुआ है। साहब, ऐसा है कि तालिबान के साथ कौन लड़ रहा है? लश्कर तोयबा। तालिबान के साथ कौन लड़ रहा है? जैश मोहम्मद। तालिबान के तार कहाँ से हैं जुड़े हुए हैं? वो हैं आपके देवबंद से। कैसे हकानिया सेमिनरी, जहाँ पर विच इज़ कॉल्ड ऑक्सफोर्ड ऑफ इस्लाम, वो देवबंद के आइडियोलॉजी से गाइडेड है। ये सारे देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है, देवबंदी की ये है। हथियार, नारकोटिक्स, लड़के, चाहे जो भी सप्लाई कर रहा हो, लेकिन ये गंदी विचारधारा देवबंद से हो रही है। नहीं, सुनिए, ये गंदी, वो मौलाना मसूद अजहर भी देवबंदी है। मौलाना मसूद अजहर भी देवबंदी है। मौलाना मसूद अजहर भी देवबंदी है। एक भी तालिब इल्म जो है यहाँ से देवबंद से नहीं पढ़ा है। आप झूठी खबर फैला रहे हैं। ये मौलाना महमूद मदनी का एक ऑफिशियल स्टैंड है, ऑफिशियल बयान है देवबंद का। आप झूठ मत फैलाइए देवबंद के नाम पर।
ये अरे जब भारत आजाद, जब भारत गुलाम सोशलिज्म था, अफगानिस्तान और इंडिया और सोशलिज्म के नाम पे तालिबान का उस जमाने में कभी पढ़ा करता होगा जो 150 साल पहले की बात थी। लेकिन आज के जमाने में किसी भी तालिबान के लड़ाकों का देवबंद से कोई पढ़ने का इतिहास नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप झूठ बोलते हैं। ठीक है, देखिए देवबंद के साथ उसका क्या नाता है, क्या रिश्ता है, वो बहस का विषय इस समय नहीं है। लेकिन सोच क्या है वो महत्वपूर्ण है। ये देश है हमारा में रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए ये देश है हमारा। देवगन साहब, देवगन जी से पूछिए, वो आतंकवादी घटना थी, हिम्मत है तो बोलिए। हिम्मत है तो बोल से आतंकवादी बोल दीजिए। हिंद को हिम्मत है तो बोल से आतंकवादी बोल दीजिए। बोले कि मैं नहीं विश्वास करता हूं, सावरकर को गद्दार बोल दीजिए। छोरी हाय नॉट छोरी, अरे छोरी। अनिल कपूर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अनिल कपूर बेटी रिया कपूर के साथ सोनम कपूर के गाने अभी तो पार्टी शुरू हुई है पर बड़े ही मस्ती भरे अंदाज में डांस कर रही हैं। एक गिलहरी का अखरोट खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गिलहरी मजे से बड़ी स्पीड से अखरोट खाते हुए दिखाई दे रही है। लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है। एक आदमी का अपने कुत्ते को गोद में उठाकर एस्केलेटर पर चढ़ने का वीडियो तेजी से फैल रहा है। उसका मालिक उसे मॉल लेकर गया था, जहां एस्केलेटर के पास पहुंचते ही वो रुक गया, जिसके बाद उसके मालिक ने उसे गोद में उठा लिया और फिर एक बच्चे की तरह गोद में लेकर ऊपर पहुंचा। एक कुत्ते का अपनी मालकिन की नकल उतारने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में उसकी मालकिन अपनी दोस्त के साथ कसरत करती नजर आई, जिसे देखकर कुत्ता भी उनकी नकल करने लगा। सोशल मीडिया पर कुछ ऊदबिलाव का पानी में मस्ती करने का वीडियो खूब देखा जा रहा है। ये सभी पत्थरों के बीच पानी बहने से बनी स्लाइड पर फिसलते नजर आए। एक एक कर कई सारे ऊदबिलाव पानी पर मजे से फिसलते दिखे। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में निया शर्मा कांच की टूटी हुई प्लेटों पर डांस कर रही है और भरपूर एंजॉय कर रही है। फैंस को निया का अंदाज काफी पसंद आ रहा है। गौहर खान ने अपने पति जैद दरबार के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में गौहर खान और जैद एक पंजाबी गाने पर धमाकेदार डांस करते नजर आ रहे हैं। फैंस को गौहर का ये डांस काफी पसंद आ रहा है। जुड़वा बहनें सुरभि समृद्धि ने एक शानदार डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्हें सिंपल डिम्पल सॉन्ग पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राखी सावंत का एक मैं शोहेब जमई आपके पास आऊंगा, लेकिन संबित पात्रा, ये तालिबान को जो अघोषित समर्थन है हाथरस के नाम के ऊपर, मैं अमीश जी जवाब दे सकता हूं? जी जी जी। देखिए अमीश जी, अभी एक बहुत दिलचस्प बात हुई, आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर आप देखिए अभी आपने जब तालिबान के विषय में पूछा तो यहां सोहेब जमई ने कहा कि मेरा दिल तो पिघल जाता है जब जय श्री राम के नारे बोलकर के आतंकी हमले हो जाते हैं, जब जय श्री राम के नारे बोलकर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। देखिए उन्होंने तालिबान को राम जी के साथ इक्वेट किया यहां डिबेट में, तो आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में इसका असर नहीं पड़ेगा? जब ये लोग, क्यों नहीं पड़ना चाहिए? आप भगवान राम को तालिबान के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें, आप बार बार हिंदू इक्विवेलेंस दिखाने की कोशिश करें, जबकि हिंदू और मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, मगर बार बार हिंदुओं को घसीट करके क्यों लाते हैं? हम तो मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम तो तालिबान अलग रख रहे हैं, हम तो उनको इक्वेट नहीं कर रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स के साथ, मगर आप भगवान राम के साथ तालिबान को इक्वेट करना कि जय श्री राम बोल के आप भी तो आतंकी हमले करते हो, ये क्या इंडिया में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश में जो लोग राम भक्त हैं, क्या जो हिंदू लोग हैं, उनके मन में क्या उनका मन नहीं है? क्या उनका कोई उनकी कोई वेदना नहीं है? उनका इमोशंस नहीं है? वो ऐसी बेफजूल की बातों पर और ऐसे मैं कहूंगा बहुत छोटी बातों पर, बहुत निकृष्ट बातों पर वो रिएक्ट नहीं करेंगे? हां, हम लड़के रिएक्ट नहीं करेंगे, हम चिल्ला के रिएक्ट नहीं करेंगे, मगर हां हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से तो रिएक्ट करेंगे ना। और क्यों नहीं करें?
मुझे बहुत तकलीफ हुई अमीश भाई जब यहां कहा गया, आपने तालिबान पे सवाल पूछा था, उस बच्ची के साथ जो हैवानियत हो रही है, जो बीच में आपको दिखाया जा रहा है, कई महिलाओं को काट दिया गया, उसमें इन्होंने कहा आप भी तो जय श्री राम बोल के आतंकी हमले करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन दिया गया है अमीश भाई। शोएब मेघालय मिजोरम का इक्वेशन दिया जा रहा है। जो आपने वक्तव्य बोला प्रभु राम का, आप उन प्रभु राम की बात कर रहे हैं जो जिनको राजा बनना था और उनकी मां ने आदेश कर दिया, वो अपनी गद्दी छोड़ के चले गए 14 साल के वनवास के लिए। आप उन प्रभु राम की बात कर रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है जी, कोई मुकाबला नहीं है। और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो स्वरा भास्कर टाइप हल्की बातें करना और ये कहना कि देखिए हिंदू ऐसा करते हैं तो तालिबान ऐसा कर रहा है। तालिबान गलत कर रहा है, तालिबान गलत कर रहा है। और यहां पर कौन सा हिंदू रॉकेट लॉन्चर लेके घूम रहा है बाजारों के अंदर? कौन सा हिंदू रॉकेट लॉन्चर लेके बाजारों के अंदर घूम रहा है? मुझे बताइए ना, यहां पे किस महिला को काम नहीं करने दिया जा रहा, किसी धर्म की? बताइए मुझे आप। मैं जवाब दे रहा हूं। अब कल को आप कन्या भ्रूण हत्या को तालिबान के साथ जोड़ देंगे? अल्लाह अकबर का नारा लगा करके, अरे सर सुनिए ना, इतना विचलित क्यों होते भैया? जरा सा मैंने बीजेपी को पकड़ लिया तो आप विचलित हो गए। आपने प्रभु राम को पकड़ा है भाई, आपने प्रभु राम को इक्वेट करा है तालिबान से। नहीं, आपने प्रभु राम को इक्वेट करा है तालिबान से। जो दुनिया भर में, अरे सर सुन लीजिए, मेरी जवाब सुन लीजिए पहले, जनता को मैं जवाब दे रहा हूं ना। मैंने कहा कि जो दुनिया भर में अल्लाह अकबर का नाम लेकर भी जुल्म करते हैं ना, वो भी ऐसे ही यहां से जलील और आतंकी किस्म के लोग हैं। और जो श्री राम का नाम लेकर के भी बच्ची को मारते हैं और जय श्री राम के नारे लगा के ये कानपुर के गरीब आदमी को मारते हैं, ये भी उसी मानसिकता के लोग हैं। मैं तो साफ तौर पर किसी भी धर्म मत बोलिए, आप अल्लाह अकबर किसी भी धर्म के लोग हो, अपने आराध्य का नाम लेकर आप किसी को नहीं मार क्या होता है? कोई किसी का धर्म नहीं होता ना। मैं नहीं सुनने वाला अमीश भाई, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं ना, मैं बिल्कुल इसमें सख्त हूं। जय श्री राम को बदनाम ना किया जाए, भगवान राम को आतंक से ना जोड़ा जाए, मैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन देता हूं। यहाँ पर भगवान राम को आतंक से ना जोड़ा, बिल्कुल मैं नहीं सुनने वाला हूं। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आप भगवान राम के नाम को आतंक से मत जोड़िए। कोई यहाँ पर भगवान राम के नाम पर आतंकवादी नहीं है, कोई भगवान के राम पर आतंकवादी गतिविधि नहीं करता है। शोएब जी ने बिल्कुल गलत बोला है कि भगवान राम के नाम पर आतंकवादी गतिविधि हो रही है, गलत बात है। आप भगवान राम शादाब चौहान को मैं लेके आना चाहता हूँ, फिर मैं आचार्य जी आपको लेके आऊंगा। काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। देखिए एक सेकंड शादाब चौहान को लेके आना हूँ। शादाब चौहान, एक हफ्ता पूरा हो गया है, आपने तो पहले दिन ही कहा दिया था कि निजाम मुस्तफा का इस शासन बनने पे मैं बधाई दे रहा हूं। आज भी बधाई दे रहे हैं जब बच्चे वहां पर कटीली तारों के बीच में से निकल रहे हैं, आज भी बधाई दे रहे हैं जब औरतों की गर्दनें उड़ाई जा रही हैं, आज भी बधाई दे रहे हैं जब रॉकेट लॉन्चर चलाए जा रहे हैं वहां पर सड़कों के अंदर, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। आप तालिबान को बधाई दे रहे हैं आज भी? मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, एक हफ्ते पहले आपने बधाई दे दी थी। अलाउ मी अमीश जी, अरे सुन तो लीजिए अमीश जी। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में किसान कार्ड, महिला सुरक्षा कार्ड, युवाओं की बेरोजगारी कार्ड, सीए कार्ड और लिंचिंग कार्ड चलेगा, न्याय कार्ड चलेगा। जो लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ जनता जवाब देगी, जो ओबीसी और दलितों का अत्याचार हुआ है। रही बात जो अभी संबित भाई ने मेरा नाम लेकर कहा, मैं ये बात बहुत ही स्पष्टता से कह दूं, मैंने पहले दिन से भारत के हित, भारत के नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए बात कही। और अब मैं चैलेंज कर रहा हूं संबित पात्रा को कि आप मोदी जी और जयशंकर साहब से ट्वीट करवा दीजिए कि भारत कभी भी तालिबान से संबंध नहीं रखेगा, या जो देश शरई लॉ से चलते हैं उन देशों से हम संबंध नहीं रखेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मोदी जी और जयशंकर साहब से ट्वीट करा दीजिए। बोला था आप तो कह रहे थे, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं भारत के हित की सोच नहीं सकता, मैं किसान हूं, मैं पहुंच नहीं सकता। अमीश जी, आप तो कह रहे थे कि भारत को नुकसान होगा अगर भारत तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएगा तो भारत को नुकसान होगा, यही कहा था आपने। बिल्कुल, मैंने जो कहा है उस वक्त जो कहा मैं कायम हूं। मैं कह रहा मोदी जी मना कर दें कि किसी भी कीमत भारत को क्या नुकसान होगा, धमकी है क्या ये? संबित से सवाल पूछो, संबित जवाब देंगे, देना चाह रहे हैं जी। और संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू शादाब चौहान। आखिरी पॉइंट संबित पात्रा ने लास्ट पॉइंट संबित जी ने कहा कि जय श्री राम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। क्या बाबरी मस्जिद की शहादत जय श्री राम लगाकर आतंकवादी घटना नहीं हुई?
वो एक आतंकवादी घटना थी। और जो लोग ये रक्षा विशेषज्ञ बन के बैठे हैं, ये आतंक प्रेरित विशेषज्ञ हैं, जिनका मकसद देश में नफरत फैलाना है। और ये लोग रक्षा विशेषज्ञ नहीं, आप कर्नल आरएसएन सिंह को आप थोड़ी सर्टिफिकेट देंगे। आपत्ति करता हूं। ओके, नहीं, आप मुझे पहले, मैं घोर आपत्ति करता हूं। आरएसएन में आपको मौका दूंगा। अमीश भाई, आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे शादाब चौहान, लेकिन सबित बोलिए। अमीश भाई प्लीज मुझे, बोलिए सबित बोलिए। मेरे पूर्वज के नाम अमीश भाई प्लीज मुझे बेरोक-टोक आपत्ति दर्ज करने दीजिए। अमीश भाई मुझे प्लीज उड़ीसा के पंडित जी सुनिए, संबित पात्रा साहब सुनिए, उड़ीसा के अमीश भाई ये बहुत गलत बात है। आप पहले इनकी आवाज को कम करिए। तो याद रखिए, मैं क्यों नहीं बोल सकता हूं? मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अमीश भाई आप मुझे बोलने तो दीजिए। अमीश भाई मैं आपत्ति करता हूं। पहली बात तो है, इस पूरे शो में हमने अपने मुसलमान बंधुओं के खिलाफ कभी नहीं कहा और कहेंगे भी नहीं। हम लोग बहुत समझदार हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका विश्वास करते हैं, सबका विकास चाहते हैं। मगर यहां 2 बार भगवान राम को आतंकवादी के साथ कंपेयर कर लिया गया कि भगवान राम के नारों के साथ आतंकवादी गतिविधियां हिंदू करते हैं। और दूसरा यहां पर दूसरे जो प्रवक्ता है यहां पर वो बता रहे शादाब कि ये जो मस्जिद गिरा है, बाबरी मस्जिद, ये आतंकवादी गतिविधि थी और जय श्री राम के नाम से आतंकवादी गतिविधि हुई। एक तो ये मस्जिद नहीं थी, ये विवादित ढांचा था। याद रखिए, ये विवादित ढांचा था और वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था और वहीं भव्य मंदिर बन रहा है। हमने अपने तालिबान को पूरा किया है। 500 वो तो ये भी कह रहे हैं कि तालिबान से अगर दोस्ती नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। सरकार का स्टैंड क्या है? अमीश भाई मैं सबका जवाब दूंगा, मगर मैं उत्तर प्रदेश की जनता और हिंदुस्तान की जनता से बात करने दीजिए मुझे। अयोध्या के नागरिक और उत्तर प्रदेश की जनता का जो अपमान किया गया है, ये कह के कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने और हिंदुस्तान की हिंदुओं ने आतंकवादी गतिविधि की है, वो आतंकवादी है और भगवान के राम के नाम से वो आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं और उनको तालिबान के बराबर में लाके खड़ा किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और मैं कहता हूं कि इस पर माफी मांगनी चाहिए। और वो मस्जिद नहीं था बाबरी मस्जिद, वो विवादित ढांचा था। कोर्ट ने भी उसे विवादित ढांचा कहा और सुप्रीम कोर्ट ने ही वहां मंदिर के निर्माण के विषय में कहा। ये उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां चाहती हैं कि वहां मंदिर का काम रुक जाए। ये तालिबान के आड़ पे वहां मंदिर का काम रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहां मंदिर बने ही ना। ये क्या मजाक बना रखा है? आपने 2 बार 3 बार कह दिया कि हिंदू आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए। आप भगवान राम को आतंकवादी गतिविधियों से कैसे जोड़ सकते हैं? शादाब जी, अमीश जी, श्री राम मेरे पूर्वज हैं, संबित पात्रा के पूर्वज नहीं है। लेकिन मेरे परिवार का नाम लेकर कोई गुंडागर्दी करेगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैं किसान का बेटा हूं, क्षत्रिय का बेटा हूं। आप तो सऊदी अरबिया से आए हैं। परिवार का नाम लेकर कोई गुंडागर्दी करेगा ना, तो याद रखिए जवाब दिया जाएगा। दूसरी, संबित पात्रा, हमेशा ब्राह्मणों को परेशानी रही है। मतलब भगवान राम का नाम लेके आप बोल रहे हैं आतंकवाद और गुंडागर्दी करते हैं हिंदू। कितनी छोटी बात है और कितनी गलत बात है। करके किसानों के मुद्दे चलेंगे और हम न्याय के लिए लड़ेंगे। श्री राम, आप याद रख लो, ये आतंकवादियों को अभी तो आप तालिबान के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादाब चौहान ये हाई पेडेस्टल लेकर हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, इनके लिए आप लड़िए, लेकिन अभी तो आप तालिबान के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तालिबान को व्यक्ति बधाई दे रहा है, जो तालिबान की एक शब्द नहीं निकला आपसे तालिबान की क्रूरता के ऊपर, एक शब्द नहीं निकला आपसे तालिबान की क्रूरता के ऊपर। बाबरी मस्जिद आपको याद आ गई एक, सुनिए, तालिबान पर आपसे एक शब्द नहीं निकला। सुनिए, क्या कितनी देर बोला आपने? 10 मिनट बोला आपने, एक शब्द नहीं निकला आपसे तालिबान पे। आरएसएन सिंह को आपने, आरएसएन सिंह पर आपने भद्दी टिप्पणी कर दी, संबित पात्रा पर आपने भद्दी टिप्पणी कर दी। ओके, आरएसएन को लेके आइए, उनके ऊपर बोला गया, इसलिए मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। आरएसएन सिंह, भारत अगर दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएगा तालिबान के साथ, या फिर स्पष्ट शब्दों में बोले तो बात नहीं करेगा, तो नुकसान उठाना पड़ेगा भारत को। नहीं, ये वो पहली आपकी डिबेट में ऐसी ही बातें बोली गई थी, तो मैंने पूछा था कि थोड़ा बताओ कि नुकसान क्या होगा। दूसरी बात ये है कि मोदी साहब या सरकार किन लफ्ज़ों में तालिबान को कंडेम करती है, वो एक कूटनीति का कारण है। और मैं आपको इतना ज़रूर, मैं जितना जानता हूँ, मेरी समझ है, हिंदुस्तान में कोई ये रिस्क नहीं उठा सकता है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये पॉलिटिकल रिस्क कहिए, आइडियोलॉजिकल रिस्क कहिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने तो बड़े साफ शब्दों में कहा है। मतलब पाकिस्तान से तालिबान से डर रहे हो? नहीं, रिस्क नहीं उठाओगे, तालिबान से डर रहे हो, लेकिन सवाल करोगे। अरे चुप यार, चुप रहो। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, तमीज से बात करो, जानवरों की तरह मत चिल्लाओ। अरे आपसे चुप करो।
दूसरा जब बड़े आदमी बोलते हैं तो दूसरे नहीं बोलते हैं। सुना है कि गर्मी में जब बड़ा आदमी बोलता है तो जब बड़ा आदमी बोलता है तो छोटे चुप रहते हैं। तभी सीखो। आपकी बौखलाहट बता रही है कि आपके दिल में नफरत है, देश अरे के प्रेम नहीं है। किसको नफरत? मुझे उन लोगों से है जो उम्मा में विश्वास करते हैं, जिहाद में विश्वास करते हैं, कैलिफेट पर विश्वास करते हैं, गजवाए हिंद पे विश्वास करते हैं। नहीं, ये आदमी कभी भी नहीं है। वो आदमी कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा जब गिराया गया था तो तुम्हारे पूर्वज भी उतना ही रोए थे, उतना ही रोए थे, छाती पीट पीट कर रो रहे थे। पूरा इतिहास में तुम्हारा निकाल दूंगा। तुम्हारे पूर्वज उस समय हिंदू थे, छाती पीट पीट कर रोए थे जब बाबर ने गिराया था। और किसान भला घूम रहा है यहां पे। मैं भी किसान हूं, किसान भी हूं और जवान भी हूं। किसान भला फिर रहा है। अरे तुम्हारे पूर्वज भी उतना ही रोए थे जब बाबरी मस्जिद गिरा था। अपने बाप दादों से जाकर पूछो। और जब बड़े बोलते हो, विश्वास रखते हैं, जब बड़े बोलते हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्रेमी नहीं हो सकते। आदमी जो नफरत की खेती करने वाले देश प्रेमी नहीं हो सकते। मैं किसी भी धर्म का अपमान करने वाले देश प्रेमी नहीं हो सकते। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था, देवगन साहब, देवगन जी से पूछिए, वो आतंकवादी घटना थी। हिम्मत है तो बोलिए। हिम्मत है तो गोडसे को आतंकवादी बोल दीजिए। हिंद को हिम्मत है तो गोडसे को आतंकवादी बोल बोले दीजिए कि मैं नहीं विश्वास करता हूं। सावरकर को गद्दार बोल दीजिए। सावरकर को गद्दार हिंद बोल दीजिए। अरे सावरकर को गद्दार क्या बोल रहे हैं शादाब चौहान? सावरकर को गद्दार बोलने की हिम्मत है, गोडसे को आतंकवादी बोलने की हिम्मत है। तो 11 क्या बोल रहे हैं शादाब चौहान? सावरकर गद्दार हिंद, गोडसे को आतंकवादी। अरे छोड़िए आप सावरकर, वीर सावरकर को आप गद्दार हिंद बोल रहे हैं। इसीलिए आप हिंदुस्तान में बिलीव ही नहीं करते। किसानों के लिए आंदोलन करने ये गलत है बात। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए अमित जी, एक तो बहुत ज़्यादा हॉट डिबेट हो गई आपकी और व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा टिप्पणियां हो गई हैं। मैं चाहता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है, दो बातें मैं बहुत देर बाद मैं आ रहा हूं, दो बातें कहूंगा, उसके बाद मैं इस डिबेट में मुझे कुछ नहीं कहना। पहली बात यह है कि भगवान श्री राम और नाराय तकबीर अल्लाहू अकबर दे करके किसी की भी हत्या करने का मैं दोनों निंदा करता हूं। किसी भी नारे को लगाकर किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं मिल जाता। लेकिन दो बातें संबित पात्रा जी को मैं साफ कर देना चाहता हूं। एक तो मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी सरकार आ रही है, बधाई इस बात की मैंने दी थी कि आप जो चाहते हो वो हो रहा है। आप चाहते थे तालिबान पे सियासत हो तो वो होनी शुरू हो गई है, इसलिए मैंने आपको बधाई दी। तीसरा पॉइंट ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी ये मुद्दा उठा कि कौन सी तंजीम से कौन जुड़ा हुआ है, तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वोडो उग्रवादी जो हैं वो तो किसी मुस्लिम तंजीम में उन्होंने शिक्षा नहीं ली। इन्होंने माओवादियों ने कहीं नहीं ली, ये रोज हमारे सीआरपीएफ के जवानों को उड़ा देते हैं। इन नक्सलवादियों ने नहीं ली। और पंजाब में इतने साल जो उग्रवाद चला तो वो किसी दारुल उलूम देवबंद से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि जैसे शादाब चौहान अभी समय में बस समाप्त हो गया, लेकिन समय में बस समाप्त हो गया। समय में चाहता था कि आप 10 सेकंड बोले आखिर के अंदर, लेकिन समय में पास नहीं है। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। लेकिन लाख टके की बात यह है कि तालिबान का विषय न हिंदू का है न मुसलमान का है। तालिबान का विषय आतंकवाद का है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। इसलिए इसको किसी और चश्मे से नहीं देखना चाहिए। नमस्कार।